नमस्कार, मैं अभिजीत। चुनाव आज तक में आप सभी का स्वागत है। 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और उसी मामले में एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस। अब इंडिया अलायंस में अभी भी बातचीत का दौर शुरू है। किसको कितनी जगह मिलेंगी, कौन कहां से लड़ेगा, ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया अलायंस में एक बात पर चर्चा गए दिनों से हो रही थी, वो ये थी कि कौन रहेगा इंडिया का कन्वेनर। ये कन्वेनर कांग्रेस से रहेगा या फिर जेडीयू से रहेगा या फिर महाराष्ट्र से रहेगा, जो कि शरद पवार है एनसीपी के। लेकिन अब खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार इनके नाम पर आम सहमति बनती दिख रही है। कल जो है उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार से बात की और कांग्रेस के नेताओं ने लालू जी और नीतीश कुमार जी से बात की और नीतीश कुमार जी को एनडीए का कन्वेनर चुने जाने के लिए एक आम सहमति बनाने के लिए सभी पक्षों ने अपनी अपनी सहमति जताई है। इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। आने वाले 2 दिनों में शायद एक वर्चुअल मीटिंग होगी और उस मीटिंग में सभी नेता इंडिया अलायंस के शामिल होंगे और उसी में आम सहमति से नीतीश कुमार जी को कन्वेनर चुना जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। हमने संजय राउत जी से भी बात की। उन्होंने भी कहा कि कल उद्धव ठाकरे जी ने बात की है नीतीश कुमार जी से और उनसे कन्वेनरशिप का जो जिम्मेदारी जो है वो लेने के लिए उन्होंने उनको कन्विंस किया है। अब ये जब खबर आ रही थी तो पिछले मीटिंग में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने एक्चुअली नाम जो आगे किया था वो था मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। खड़गे जी सबसे सीनियर लीडर है, देश के जाने माने लीडर है, दलित है और उनकी बात कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष, कोई भी नेता ऐसे टाल नहीं सकता, तो उन्हें कन्वेनर करना थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा मानना था। लेकिन जिस तरीके से अभी का माहौल है तो 2 पद जो है या फिर 2 पोस्ट कहिए इंडिया में तैयार करने की बातें चल रही है। उसमें से एक रहेगा चेयरमैन, तो शायद खड़गे जी जो है वो इंडिया के चेयरमैन रह सकते हैं और कन्वेनर के तौर पर नीतीश कुमार जो है वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। नीतीश कुमार जी के राजकीय गुरु जो थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो भी एनडीए में जब एनडीए बनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पंतप्रधान बने थे तब उन्होंने भी कन्वेनरशिप का जिम्मा निभाया था। अब नीतीश कुमार ही कन्वेनर क्यों बने रहने चाहिए? नीतीश कुमार के नाम पर आम सहमति क्यों बन रही है? दूसरे कोई नेता का नाम उभर कर क्यों नहीं आ रहा है? ये बातें और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो समझना चाहिए कि नीतीश कुमार ही ऐसे पहले नेता है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ या फिर कहिए कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने कहा कि सारे विपक्षी दल जो है एक साथ आने चाहिए और उन सारे विपक्षी दलों को एक साथ लाने की पहली पहल जो की थी वो भी नीतीश कुमार जी ने की थी। नीतीश कुमार जी ने सबको पटना में साथ में बुलाया था, सब पार्टियों को एक मंच पर बिठाया था और पहले चर्चा का दौर जो शुरू हुआ वो पटना से हुआ और नीतीश कुमार जी के प्रयत्न की वजह से हुआ। अब वो प्रयत्न जो है वो असरदार लगने लगे हैं, ताकि नीतीश कुमार जी के पास अब पार्टी की भी कमान आ चुकी है। तो बिहार की राजनीति में जो माहौल चल रहा था कि शायद नीतीश कुमार जी की पार्टी टूट सकती है या फिर कोई अलग निर्णय ले सकती है, तो वो सारी अटकलें तो अब थम चुकी है। तो नीतीश कुमार जी ने अपने पार्टी की कमान जो है वो खुद के हाथ में ली है और दूसरी ओर नीतीश कुमार जी अब कन्वेनर बनने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी ने पहली पहल की थी तो फिर इतना ही काफ़ी है क्या? तो इतना काफ़ी नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि नीतीश कुमार जी जो है वो उनको प्रशासनिक अनुभव जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो लगभग 3 टर्म सीएम रह चुके हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में भी वो सक्रिय रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को हर एक दल का, हर एक नेता का अनुभव रहा है। उनका करियर जो है लंबा करियर रहा है राजनीति में, देश की राजनीति में। तो ऐसे में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है कि जो सबसे एक संपर्क बनाए रख सकते हैं, एक संवाद बनाए रख सकते हैं, एक कन्वर्सेशन बनाए रख सकते हैं और सबको कई क्रूशियल मुद्दों पर, कई ऐसे मुद्दे भी रहेंगे जिन पर विवाद हो, उन सब पर आम सहमति बनाने के लिए नीतीश कुमार क्रूशियल रह सकते हैं और वो अच्छे नेता के तौर पर आगे आ सकते हैं। नीतीश कुमार जी का और एक महत्व हम जानते हैं कि नीतीश कुमार जी एक नॉर्थ के बेल्ट से आते हैं। नॉर्थ और साउथ जिस तरीके से 5 राज्यों के इलेक्शन हुए उसमें से 4 राज्य जो है वो 3 राज्य बीजेपी ने जीत लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण राज्य थे। राजस्थान था, मध्य प्रदेश था,
छत्तीसगढ़ था। तो उसके बाद एक चर्चा, एक दौर चल गया कि इस पूरे देश में साउथ वर्सेस नॉर्थ ऐसे इलेक्शन होने जा रहे हैं क्या। तो मानना यह है कि साउथ में वैसे इंडिया अलायंस को कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमने देखा कि केरल में पिनाराई विजयन हो, या फिर तमिलनाडु में स्टालिन हो, या फिर कर्नाटका में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार हो, वहाँ पर तेलंगाना में तो अब कांग्रेस की सरकार भी आ चुकी है। आंध्र प्रदेश को छोड़कर मुझे लगता है कि सारे जगहों पर, सारे राज्यों पर, लगभग महाराष्ट्र तक भी कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में भी शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, यहाँ के कांग्रेस के नेता बाला साहब थोरात और नाना पटोले जी है, वो एक साथ मिलकर इंडिया अलायंस के तौर पर बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन नॉर्थ में दिक्कत ज़्यादा है। नॉर्थ में आपको बहुत छोटे छोटे दलों को, छोटे छोटे पार्टीज़ को साथ में लेना पड़ेगा, उनके हिसाब से, उनकी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो इम्पैक्ट है या फिर प्रभाव हम कहेंगे, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। पिछली बार भी जब 10, जो हम काऊ बेल्ट जिसे कहते हैं, वो 10 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें 225 सीटें थी, उसमें लगभग 185 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीत ली थी। तो ज़्यादा तौर पर जो ध्यान देना पड़ेगा इंडिया अलायंस को जीत के लिए, वो ध्यान देना पड़ेगा नॉर्थ पे। तो नॉर्थ से ऐसा नेता आए जो उनकी बोली बोल सके, उनकी भाषा बोल सके, उनको अपना लगे, ऐसे नेता को कन्वेनरशिप के तौर पर चुनना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए भी नीतीश कुमार जी का कन्वेनर होना एक अहम माना जा रहा है, या फिर उसको भी एक महत्व दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार से आते हैं, और बिहार एक, हमें पता है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें तमिलनाडु में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, बिहार में है, बंगाल में है। तो ये जो सारी राज्य जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। यूपी के सीटों के ऊपर बहुत बड़ा दाव जो है वो खेला जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी ने लगभग 70 से ज़्यादा सीटें जो है वो जीत ली थी। तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो कम करना, यूपी में स्ट्राइक रेट कम करना हो, या फिर बिहार में स्ट्राइक रेट कम करना हो, या फिर ऊपर जाकर पंजाब में स्ट्राइक रेट कम करना हो, बाकी सारे राज्यों में उनका स्ट्राइक रेट कम करना, ये बड़ी उसकी प्राथमिकता रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी इंडिया अलायंस के लिए। और उसके लिए नीतीश कुमार जो है वो एक बहुत बाकी सारे दलों से बातचीत करके, छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेके, छोटे मोटे नेताओं को अपने साथ लेके एक आम सहमति बना सकते हैं, और मोदी जी के खिलाफ या फिर एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए एक तैयारी दिखा सकते हैं। तो इसलिए भी नीतीश कुमार जी का कन्वेनर चुना जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी अहम बात यह है कि रिसोर्सेज के तौर पर भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगातार 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो रिसोर्सेज की भी वैसे कोई कमी नहीं है। और नीतीश कुमार जी पूरे देश का एक दौरा हम कह सकते हैं, या फिर टूर कह सकते हैं कि वो भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी एनडीए में भी रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने एनडीए का, बीजेपी के लड़ने के तरीके का, बीजेपी के नेताओं के चलन का उनको बहुत अच्छी तरह से उनको समझ है। तो जिस तरीके से मोदी जी के साथ उनके संबंध रहे हैं, वो मोदी जी के साथ भी रहे हैं, और अब वो खिलाफ होकर इंडिया के साथ आकर खड़े हुए हैं। तो इन सब मामलों में भी नीतीश कुमार जी एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उनका उपयोग हो सकता है। तो नॉर्थ में जब स्ट्रैटेजी बनेगी, नॉर्थ की जगहों के लिए जब स्ट्रैटेजी बनेगी, तब कौन कहाँ से कितनी सीटें लड़ेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, जैसे कि बिहार है जहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर है, जैसे कि बंगाल है जहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर है, वहाँ पर आम सहमति, दिल्ली में कांग्रेस कमज़ोर है क्योंकि वहाँ पर, पंजाब में कांग्रेस कमज़ोर है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को कन्विंस करना, कम से कम सीटों पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा जीत दिलाने वाली सीटों पर उनको कन्विंस करना, ये सारी चीज़ें जो है वो नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। जब तक कन्वेनर जैसे ही बनेंगे नीतीश कुमार, तो उनका रोल जो है वो प्राइम, या फिर हम कह सकते हैं कि मुख्य नेता के तौर पर आगे आ जाएगा, और वो देश भर में एक पिछड़ों का, या फिर हम कह सकते हैं कि दलितों का, माइनॉरिटीज़ का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार जी बने हुए थे। इतने उनके पूरा करियर जो है, राजनीतिक करियर जो है, वो उसी तरीके की राजनीति करने के लिए जाना जाता है। हालांकि वो बीच बीच में
एनडीए के साथ भी रहे, बाद में वो अभी मोदी जी के साथ में भी वो कई दिन तक रहे, कई सालों तक रहे। उनके उसके बावजूद भी उन्होंने ये जो मसला है कि हम जिसे कहते हैं कि सेक्युलरिज्म वोटों के साथ रहने वाली राजनीति उन्होंने चुनी है, तो उसके लिए भी नीतीश कुमार जी प्रयत्न कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी खरगे जी का एज देखेंगे, या फिर शरद पवार जी थे उसी रेस में, शरद पवार जी का एज देखेंगे, उनके फिजिकल मूवमेंट में जो रिस्ट्रिक्शंस आई है उसके परिणाम स्वरूप भी हम देख सकते हैं कि नीतीश कुमार उनसे फिट भी है। और देश में जब बहुत बड़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी, इलेक्शन में घूमना पड़ेगा, बहुत जगह पर जाकर प्रचार करना पड़ेगा और उनकी भाषा में बोलना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी जो है वो बड़े कारगर साबित हो सकते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार का कन्वेनरशिप के लिए चुना जाना बहुत अहम माना जा रहा है। और इसी वजह से दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का कन्वेनर बनता तो बाकी दल जो है, जो कि हम कह सकते हैं कि ममता जी है, या फिर शरद पवार जी का दल है, या फिर केजरीवाल का दल है, तो ये सब दल भी थोड़े से इनसिक्योर हो जाते थे, क्योंकि कांग्रेस का वज़न अगर बढ़ता है तो कांग्रेस पोजीशन में आ जाएगी, कुछ हद तक वो डोमिनेट करने के पोजीशन में आ जाएगी, और वो कोई भी छोटे मोटे दल जो है वो चाहते नहीं है। तो भी नीतीश कुमार जो है वो प्रांत वैसे तो क्षेत्रीय पार्टी से आते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टी या जो भी जुड़ी है कांग्रेस के साथ इंडिया में, उनको भी मुझे लगता है कि एक विश्वास बना रहेगा नीतीश कुमार जी कन्वेनर बनते हैं। तो ये भी एक वजह है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर चुने जाने के लिए बाकी सब दल जो है वो उनको आम सहमति दिलाने में एकजुट साथ में आ रहे हैं। तो यही था कि नीतीश कुमार जी के नाम पर मुहर लगनी अभी भी बाकी है। 2-3 दिन में नीतीश कुमार जी के नाम पर मुहर लगाने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग भी बुलाई जाने वाली है। उस मीटिंग में शायद और भी तरीके की चर्चाएं होंगी। उस मीटिंग में ये भी तय होगा कि क्या 2 पोस्ट रहेंगी, कन्वेनरशिप के तौर पर नीतीश कुमार जी रहेंगे और चेयरमैन के तौर पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने रहेंगे। इस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं।